गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस। इसमें अपना लेसन चल रहा था 8वां, जीव जनन कैसे करते हैं। कल लास्ट में अपन ने पुष्पीय पादपों में जनन शुरू किया था और पुष्पीय पादपों में हमने पढ़ा था परागण के बारे में। ठीक है, परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, परागण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपरागण और एक पर परागण। स्वपरागण किसमें होता है? यदि किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होती है या अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी एक पुष्प का परागकण किसी पौधे के अन्य पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर जाकर गिरता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे अपन पर परागण कहते हैं। और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम जल भी हो सकता है, जल में तैर कर जा सकता है परागकण, हवा में उड़कर जा सकता है या कीट मकोड़े के द्वारा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? परागण। इसके आगे अपन अब लिखते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित जो परागकण आता है, परागकण से एक नलिका विकसित होती है, एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये लाइन आगे लिखते हैं कि वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। इसे क्या कहते हैं? इसे पराग नलिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पराग नलिका कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का देखिए वर्तिकाग्र होता है। और नीचे ये इस पर। अब ये तो होता है हमारा वर्तिकाग्र। ठीक है, ये होता है अंडाशय, सॉरी, ये होता है अंडाशय और ये होता है वर्तिका। ये होता है वर्तिका। ठीक, आगे अब अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां आके ये परागकण आ गया। ठीक है, परागकण से क्या निकलती है? एक पराग नलिका निकलती है जो इस वर्तिका से होते हुए कहां जाती है? ये अंदर जो होता है वो बीजांड होता है, इस बीजांड में प्रवेश करती है। अब बड़ी कक्षा में जाएंगे तो इसका एक निभाग द्वार होता है। ठीक है, तो बड़ी कक्षाओं में वो पढ़ने लायक बात है। बीजांड में 3 तरीके से पराग नलिका का विकास होता है, एक निभाग द्वार से, एक बीजांड द्वार से और एक अन्य कहीं से भी प्रवेश हो सकता है। तो ये इस प्रकार से नलिका का विकास होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है? पराग नलिका बनती है। आगे देखिए, बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका जो मादा युग्मक होता है, इसके अंदर जो अंड कोशिका होती है ये मादा युग्मक। ठीक है, इस मादा युग्मक से परागकण नर युग्मक का संलयन होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपन निषेचन कहते हैं। ये पराग नलिका बनती है, फिर परागकण इसमें से होते होते हुए कहां आता है? अंड कोशिका के पास आता है। इस बीजांड के अंदर अंड कोशिका से परागकण का क्या होता है? संलयन, आपस में क्रिया करके जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। ठीक है,
बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका मादा युग्मक से परागकण नर युग्मक संलयन होता है का संलयन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निषेचन से क्या होता है? युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बनता है जिनमें अनेक विभाजन होता है तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। अब ये जब परागकण के पास अंड कोशिका आ गई तो ये आपस में जुड़ जाते हैं दोनों। ठीक है, फिर ये बनता क्या है? युग्मनज। ये युग्मनज बनता है, फिर इसमें कई सारे क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। उस विभाजन से भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, निषेचन से युग्मनज बनता है, निषेचन से युग्मनज बनता है। ठीक है, निषेचन से युग्मनज बनता है जिसमें अनेक विभाजन होते हैं, जिसमें अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण विकसित होता है तथा युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण में विकसित हो जाता है आगे ये। ठीक है, फिर देखिए, बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है। बीजांड में क्या होता है? कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के अंदर एक फिर कठोर आवरण, युग्मनज के चारों तरफ एक कठोर आवरण विकसित होता है जो किसमें बदल जाता है? बीज में बदल जाता है, जिससे ये युग्मनज क्या हो जाता है? बीज में बदल। बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है, जिससे यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अंडाशय क्या करता है? तीव्रता से वृद्धि कर परिपक्व होकर फल बन जाता है। बीजांड तो परिपक्व होकर इसमें आवरण बनता है कठोर और ये बीज बन जाता है, और ये जो पूरा अंडाशय होता है वो परिपक्व होकर तीव्रता से, बहुत तेजी से परिपक्व होकर क्या बन जाता है? फल बनाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि कर तीव्रता से परिपक्व होकर फल बनाता है। फल बनाता है, फल बनाता है। ठीक है, फल बनाता है। देखिए, उसके बाद जो पुष्प के अन्य सहायक अंग होते हैं जैसे बाह्य दल, ठीक है, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, ये सब प्राय क्या होते हैं? मुरझाकर गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। फिर पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी, बाह्य दल, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र, पुंकेसर प्राय
मुरझाकर गिर जाते हैं। प्राय मुरझाकर क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, देखिए बीज में क्या होता है, बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। वो बीज क्या होता है, बीज के अंदर जो भावी नया पौधा उग सकने की क्षमता या उसमें भ्रूण होता है। ठीक है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है और इस प्रक्रम को हम पूरा क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। ठीक, बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। ये जो प्रक्रम होता है जिसमें बीज से नए पौधे उगता है, अर्थात बीज का प्रस्फुटन होता है, फूटता है और उसमें से नया विकसित पौधा विकसित होता है, इसे अंकुरण कहते हैं। इस तरीके से क्या होता है, उस अंकुरण के कारण ही नया पौधा विकसित हो जाता है। तो एक पुराने पौधे से नया पौधा विकसित होता है। ठीक है, यानी जनन क्रिया होती है। तो इस प्रकार से पादपों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका। आगे देखिए, ये तो था पादपों में या पुष्पीय पादप अपन कह सकते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो अपने कल शुरू किया और आज पूरा कंप्लीट कर दिया। अब अपन पढ़ते हैं मानव में लैंगिक जनन। मानव के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, इस बार आपके इतना ज्यादा डीपली नहीं दिया गया है जितना पिछली बार था मानव में लैंगिक जनन, क्योंकि पिछली बार ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन नहीं था हमारे कोर्स में। ठीक है, तो ये जोड़ा गया है तो उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो अपन जितनी अपने जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा मानव में जनन। मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखिए, मानव लैंगिक जनन करता है। ठीक है, मानव क्या करता है, लैंगिक जनन करता है। ठीक है, अर्थात मानव के अंदर महिला अलग होती है, पुरुष अलग होता है, अर्थात नर एवं मादा अलग होती है। ठीक है, जो बाल्य अवस्था होती है जो 6 से 12 वर्ष तक होती है, 12 से 13 वर्ष तक, ठीक है, की आयु में हमारे शरीर में क्या होता है, देखो अनेक परिवर्तन आते हैं। शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे आकार लंबाई में वृद्धि होना, ऐसे परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं बाल्य अवस्था में। ठीक है, जबकि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के साथ कुछ लैंगिक परिवर्तन भी आते हैं। किशोरावस्था होती है बाद की अवस्था, जिसमें 12-13 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक की होती है। उसमें हमारे शरीर में लैंगिक परिवर्तन आते हैं। जो बाल्य अवस्था होती है उसमें तो शारीरिक परिवर्तन आते हैं सिर्फ, लेकिन किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, लैंगिक परिवर्तन भी आते हैं। तो देखिए, बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष की आयु में क्या होता है, बालक में हमारे शरीर में कई सारे क्या आते हैं,
शारीरिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है, जैसे आकार, लंबाई में वृद्धि और कई सारे हड्डियों का जुड़ना, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए किशोरा अवस्था, ठीक है, किशोरा अवस्था जो होती है वो 12-13 वर्ष से आगे की तरफ 18-19 वर्ष के बीच, ठीक है, 12-13 वर्ष से 18-19 वर्ष के बीच होती हैं। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के साथ अनेक लैंगिक परिवर्तन भी आते हैं। अनेक लैंगिक परिवर्तन आते हैं और लैंगिक परिवर्तनों की अगर बात करें तो देखिए लैंगिक परिवर्तन में जैसे कांक और जननांग जो होते हैं, जांग और कांक और जांघों के बीच जो जननांग होते हैं उन पर बाल आना, ये एक लक्षण है। तो देखिए कांक व जांघों के मध्य जननांगों के क्षेत्र में बाल आते हैं, ठीक है। लैंगिक परिवर्तन में कांक व जांघों के मध्य जननांगों के क्षेत्र में बाल आते हैं। जननांगों के क्षेत्र में बाल आते हैं, ठीक है। त्वचा क्या होती है, अक्सर तेलीय होती है, तेलीय यानी चिकनी हो जाती हैं तथा कभी कभी मुंह से भी आ जाते हैं। किशोरावस्था में हम देखते हैं लड़कों के मुंह पे, लड़कियों के मुंह पे मुंह से आ जाते हैं और त्वचा जो होती है वो चिकनी होती है, तेलीय हो जाती है, ठीक है। त्वचा अक्सर तेलीय होती है तथा चेहरे पर क्या होते हैं, मुंह से आ जाते हैं, ठीक है, तथा चेहरा या पूरे शरीर में कहीं भी तथा कभी कभी मुंह से भी आ जाते हैं, कभी कभी मुंह से भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये तो होता है लड़कों में परिवर्तन, लैंगिक परिवर्तन में कांक और जांघों के मध्य बाल आते हैं, कॉमन चीज है, ठीक है। अब लड़कियों में देखिए, स्पेशली लड़कियों में कौन से परिवर्तन आते हैं, तो लड़कियों में स्तन के आकार में, चेस्ट के आकार में वृद्धि होती है तथा स्तनाग्र की जो त्वचा का रंग भी क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। स्तनाग्र की तो स्तन के आगे वाला भाग होता है, ठीक है, उसका रंग भी क्या हो जाता है, गहरा हो जाता होने लगता है। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होती है तथा स्तनाग्र की त्वचा, स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा हो जाता है। त्वचा का रंग भी क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, लड़कियों में और क्या होता है, लड़कियों में रजोद्रम जो मंथली साइकिल्स होता है, ठीक है, मासिक चक्र होता है, वो रजोद्रम होने लगता है लड़कियों में। लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है, ठीक है, रजोधर्म होने लगता है, ठीक है। ये तो हो गए लड़कियों के स्पेशली जो परिवर्तन होते हैं
किशोरावस्था में ऊपर जो हमने पढ़ा कान जांघों में बाल आना, ये कॉमन परिवर्तन है, दोनों लड़के लड़कियों दोनों में होता है, ठीक है। फिर लड़कियों में स्पेशली स्तन के आकार में वृद्धि होती है, स्तन का आगे वाला जो भाग होता है उसका रंग गहरा हो जाता है, और क्या होता है, और रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है, मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और लड़कों में क्या होता है, लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना, मूछ आने लगते हैं, ठीक है। लड़कों में जो दाढ़ी मूछ आने लगती है, ठीक है, तथा आवाज फटने लगती है, आवाज भारी और मोटी और फटने लगती है, आवाज भारी मोटी व फटने लगती है। फटने लगती है, ठीक है। आवाज भारी मोटी और फटने लगती है, ठीक है। ये सभी परिवर्तन क्या होते हैं, महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से आते हैं। ये अचानक नहीं होता है, रात को सोए और सुबह किशोरावस्था आ गई, हम 13 साल का हमारा बर्थडे है, 13वां साल कंप्लीट हो गया है, 14 साल में अपन एंटर कर गए और रात को सोए सुबह हो जाएगा, नहीं। ये सभी परिवर्तन महीनों और वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये सभी परिवर्तन महीनों व वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। मंद गति से होते हैं, बहुत ही स्लो, धीमी गति से होते हैं, ठीक है। जो लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाएं का उत्पादन एक विशिष्ट कार्य है। लैंगिक जनन में जो मनुष्य होता है, नर एवं मादा जो होती हैं, उसमें लैंगिक जनन करने के लिए कुछ जनन कोशिकाओं का विकास होता है, और ये सबसे विशिष्ट कार्य होता है। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन, लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन एक विशिष्ट कार्य है, एक खास विशिष्ट कार्य है। यह विशिष्ट कार्य होता है जनन कोशिकाओं का विकास, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे अपन पढ़ते हैं। आगे देखिए और क्या होता है, किशोरावस्था की वह अवधि, ठीक है, किशोरावस्था की एक अवधि जिसमें विभिन्न लैंगिक परिवर्तन आते हैं, उसे यौवनारंभ कहते हैं। ये जो लड़के लड़कियों में जो कांक और जननांग के क्षेत्र में बाल आते हैं, ठीक है, त्वचा तेली हो जाती है, मुहासे होने लगते हैं कई बार, ठीक है। फिर लड़कियों में स्तन का आकार बढ़ता है, स्तनाग्र का जो भाग होता है उसका रंग गहरा हो जाता है, ठीक है। रजोधर्म मासिक चक्र उनमें स्टार्ट हो जाता है। लड़कों के अंदर क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आती है, दाढ़ी मूंछ आने के साथ साथ उनकी आवाज भी फटने लगती है, भारी मोटी होने लगती है, ठीक है। ये जो परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था की अवधि में होते हैं। तो किशोरावस्था की वह अवधि जिसमें लैंगिक परिवर्तन होते हैं, ये सब लैंगिक परिवर्तन होते हैं, उसे अपन यौवनारंभ कहते हैं।
ठीक है। परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होने, दिखने शुरू होते हैं, वो यौवना आरंभ की अवस्था होती है। किशोरा अवस्था की वह अवधि जिसमें लैंगिक परिवर्तन आते हैं, जिसमें विभिन्न लैंगिक परिवर्तन, जिसमें विभिन्न लैंगिक परिवर्तन आते हैं, उसे यौवनारंभ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यौवनारंभ कहा जाता है। ठीक है, इसे यौवनारंभ कहते हैं। जो लैंगिक जनन प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? लैंगिक जनन प्रक्रिया में होता क्या है? इसमें देखिए दो भिन्न व्यक्ति मानव की बात कर रहे हैं अपन, तो दो भिन्न व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, दो भिन्न व्यक्तियों जैसे नर व मादा में जनन कोशिकाओं का क्या होता है? परस्पर संलयन होता है, और यह संलयन या तो आंतरिक होता है या बाह्य होता है। लैंगिक जनन का अर्थ क्या होता है? नर एवं मादा के जो जनन कोशिकाएं होती हैं, अंडाणु, शुक्राणु, ठीक है, उसमें संलयन होता है, और यह संलयन कईयों में बाहर होता है, कईयों में अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। मनुष्य में शरीर के अंदर होता है। ठीक है, लैंगिक जनन का अर्थ होता है, लैंगिक जनन का अर्थ होता है, लैंगिक जनन का अर्थ होता है दो भिन्न व्यक्तियों, नर व मादा के जनन कोशिकाओं और जनन कोशिकाएं मानव के अंदर कौन सी होती हैं? मानव में शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। इन जनन कोशिकाओं का परस्पर क्या होना? संलयन होना। ठीक है, जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन होना। ठीक है, ये लैंगिक जनन होता है, जिसमें नर एवं मादा युग्म क्या करते हैं? एक दूसरे से संलयनित होते हैं, जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, आगे देखिए, ये जो लैंगिक जनन होता है, यह संलयन आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। यह संलयन आंतरिक या बाह्य हो सकता है। ठीक है, अब आंतरिक मनुष्य में जैसे आंतरिक होता है, अन्य जीवों में आंतरिक होता है, और कुछ एक जीव जैसे जलीय जीव होते हैं, ठीक है, उनमें संलयन होता है, बाहर होता है, यानी नर और मादा युग्मक उनके अलग अलग बाहर, उनके शरीर से बाहर किसी स्थान पर होता है। ठीक है, लैंगिक जनन के लिए क्या होता है? नर व मादा जननांगों तथा सहायक अंगों का परिपक्व होना आवश्यक है, पहली बात तो। ठीक है, लैंगिक जनन के लिए जो नर जननांग हैं मानव के, ठीक है, और मादा जननांग हैं किसके? मादा जननांग है किसके? मादा के, उनका परिपक्व होना और उसके साथ जो सहायक अंग होते हैं उनका परिपक्व होना आवश्यक होता है। लैंगिक जनन के लिए लैंगिक जनन के लिए नर व मादा के जननांगों, नर व मादा के जननांगों तथा सहायक
अंगों का विकसित तथा विकसित भी होना चाहिए तथा परिपक्व होना आवश्यक होता है। ठीक है, परिपक्व होना आवश्यक होता है। ठीक है, अपन नीचे उनके सहायक अंगों के नाम लिख लेते हैं। जैसे नर जननांग। नर जननांग में क्या आता है, देखिए नर जननांग में आते हैं वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ठीक है, शीशन और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये इसके मुख्य भाग होते हैं, अंग होते हैं नर जननांग के। मादा जननांग की बात करें तो अंडाशय, अंडवाहिनी, ठीक है, गर्भाशय, योनि, ये इसके भाग होते हैं। ठीक है, ये मुख्य इसके भाग होते हैं मादा जननांग के। तो स्क्रीनशॉट लें आप इसका। इसके बाद अपन नर जननांग की चर्चा करेंगे, जो आने वाले क्लास में करेंगे। नर जननांग और मादा जननांग के बारे में समझेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि भाई क्या होता है, कैसे होता है नर मानव में लैंगिक जनन, और इसी के साथ हमारा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।